सो ये गाइस कैसे हो आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन और काफ़ी चल रही होगी। ये क्लास 4 है हम लोग की पॉलिटी और इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 3 तक पढ़ रखा है। तो अगर आपने वो तीनों क्लास नहीं देखी तो उसको जाके आप देख लो, जिससे आपका पूरा का वो जो कह सकते हो इंट्रोडक्शन है और पॉलिटी किस तरीके से अपनी इंडिया की स्टार्ट होती है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डेप्थ में पता चल जाएंगी। तो उसके बाद ये क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और इस क्लास में हम लोग देसी रियासतों का भारत में विलय और उसके बाद जो आर्टिकल्स वगैरह है वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो शेड्यूल होता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना और जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था। ठीक है, तो हम लोग इसमें आर्टिकल अब हम लोग पढ़ेंगे और लगभग आप मान के चलो कि 8 से 10 के आसपास क्लास होंगी। हो सकता है कि 1-2 क्लास एक्स्ट्रा बढ़ जाए क्योंकि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मान के चलो 8 से 10 क्लासेस टोटल हम लोग की होने वाली है और 4 क्लास इस क्लास को लेकर ऑलरेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने एक चेंजेस किया है कि जो बैकग्राउंड है उसको मैंने भाई ब्लैक कर दिया है। तो आप मुझे बताना कि ब्लैक ही ज़्यादा बेटर है आपके आंखों के लिए या फिर आपके लिए, या फिर वाइट कर दो। तो जितने स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ों को करूँगा। ठीक है, सो दैट कि आपको कोई असुविधा ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देसी रियासतों का भारत में विलय। अब हमने पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता रखा था कि भाई देसी रियासत का क्या मतलब है। तो जिस टाइम पे हमारा जो भारत है वो बोल सकते हो आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी रियासतें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे जो राज्य हैं वो कुछ हुआ करते थे और उनके एक बहुत छोटे छोटे किंग हुआ करते थे। तो जो भारत है ना वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देख रहे हो कितने सारे 500 प्लस के आसपास जो देसी रियासतें हैं ना, लगभग लगभग वो हमें देखने को मिलती थी उस टाइम पे। तो भाई ये हुआ कि जब भारत बनाना है, हमें एक राष्ट्र बनाना है, एक संविधान बनाना है, तो जितने छोटे छोटे देसी रियासतें हैं ना उनको भारत में पहले मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जितने भी किंग हैं वो अपना ही रूल रेगुलेशंस बनाएंगे। अब इसको करना बहुत ज़्यादा टफ काम था क्योंकि कौन ही राजा चाहेगा अपना साम्राज्य छोड़ना, अपना किंगशिप छोड़ना। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो रियासतें हैं उनको भारत में मिलाया गया। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और भारत में मिलाने के बाद उसके बाद फिर जो हमारा संविधान है वो कुछ अच्छी तरीके से बोल सकते हो कि लागू हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो अब कोई भी चीज़ हमने बताई ना, कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना था तो उससे पहले एक कमेटी बनाई जा रही थी या फिर बोल सकते हो कि उसका एक मंत्रालय बनाया जा रहा था। उस मंत्रालय में बात होती थी, बहस होती थी कि किस तरीके से चीज़ें किया जाए और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई होती थी। तो रियासतों को भारत में मतलब मिलाने के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी मूर्ति भी जो बनाई गई वो उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भूमिका निभाई थी छोटे छोटे जो रियासतें हैं उनको भारत में इंटीग्रेट करने के लिए, इंडिया को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम रखा गया रियासती मंत्रालय और इंग्लिश में इसको प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट भी हम लोग बोलते हैं। जूनागढ़ जो कि गुजरात के कुछ इस पार्ट में पड़ता है, जूनागढ़ जो रियासत है को जनमत संग्रह के आधार पर। अब जनमत संग्रह क्या होता है? तो जनमत संग्रह मतलब प्लेबीसाइट का मतलब जनता की राय से। तो जनता की राय ली गई कि आप इंडिया के साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। तो उसमें ये बोला गया, जो जनता है बोली कि हाँ मैं इंडिया के साथ आना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ की जो रियासत है उसको इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया। जो हैदराबाद की रियासत थी, ये जो यहाँ के जो किंग थे वो बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे, तो इनको भारत के साथ मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई के थ्रू इनको भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, यहाँ की जो रियासत थी, उनको भाई विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। और विलय पत्र क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेजन मतलब कानूनी दस्तावेज जिससे राज्य भारत में शामिल हुआ। अब आपको पता है जो अपना जम्मू कश्मीर है उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा वहाँ के लोग हैं या फिर जो स्टेट है उसको सुविधा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के अदर स्टेट्स। क्यों? क्योंकि वही जो दस्तावेज है ना, वही दस्तावेज उनसे साइन कराया गया कि भाई अगर आप इंडिया में मिलते हो तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपको जो स्टेट है वो मतलब अगर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहोगे तो चाइना आक्रमण या फिर पाकिस्तान बनेगा या फिर जो भी चीज़ें हैं उनसे आप सेफ रहोगे, इंडिया आपका रक्षा करेगा, तो इंडिया से आप 100% मिल जाओ। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और जो वीपी मेनन थे, ये दो नाम याद रखना, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीपी जो मेनन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इनको मतलब बोला जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ये थे। ठीक है, अब उसके बाद आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है? तो भाई अब जो छोटे छोटे देसी रियासतें थी वो अपने जो इंडिया है उसमें मिलने लगे। मैप पे मत जाना भाई, ठीक है, मुझे मैप बनाने नहीं आता है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें ऐड करना था, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का कुछ विस्तार हुआ। जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी करंट के अकॉर्डिंग। और ये सारे के सारे जो छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है ये आप देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से।
ठीक है। तो हम आर्टिकल पढ़ते जाएंगे और किस तरीके से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, यानी कि जो पास्ट की चीज़ें जो आर्टिकल से कैसे रिलेट करती हैं वो, और साथ ही साथ उस आर्टिकल में अभी क्या है वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो आर्टिकल अब हम लोग का यहाँ से बिल्कुल सिंपल वे में स्टार्ट हो रहा है, तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएंगी। तो अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किया गया है, इसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1 में भारत जो है अर्थात इंडिया, यानी कि यहाँ पे भारत का दो नाम है, भारत भी और इंग्लिश में इंडिया भी नाम है। राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, फेडरल यूनियन। राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची 1 में निर्दिष्ट है, मतलब कि शामिल हैं। और पहली अनुसूची आपको मैंने कल अनुसूची वगैरह बता ही रखा था, तो उस अनुसूची में जो भी राज्य हैं वो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र उसमें एडेड होंगे। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। समाविष्ट का मतलब होता है भाई ऐड होना। ठीक है, तो मतलब आर्टिकल 1 में सिर्फ इतना चीज़ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये चीज़ आर्टिकल 1 में है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 2 की तरफ, नए राज्यों का प्रवेश। तो अब राज्यों का तो संघ हो गया अपना इंडिया, अब नए जो राज्य हैं वो किस तरीके से इंडिया में ऐड होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। ठीक है, अब आर्टिकल जो 2 है इसमें अगर आप देखोगे तो भारत की संसद को विधि यानी कि जो रूल है उसके द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। निबंध और शर्तें मतलब टर्म एंड कंडीशंस, प्रवेश मतलब एडमिशन, स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी लिख रखी है ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। मतलब देखो आर्टिकल 2 का सिंपल सा मतलब है संसद नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्य बनाने की शक्ति रखती है। तो आर्टिकल 2 में हमारा ये लिखा हुआ है सिंपल शब्दों में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 2 का मतलब क्या है भाई कि जो संसद हमारी है वो नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्य बनाने की शक्ति रखती है। आर्टिकल 3 अगर आप देखोगे तो अब ऐड तो करना हो गया, अब राज्यों में परिवर्तन किस तरीके से होगा वो हमारे आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। तो चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से है। ठीक है, बिल्कुल सीरीज से आपको माइंड में बस मैप बनाते हुए चलना है। आर्टिकल 3 में अगर आप देखोगे तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद की विधि द्वारा किया जा सकता है। मतलब कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, या फिर राज्यों का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको चेंज करना है या फिर उसको बढ़ाना है या फिर घटाना है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो संसद है यानी जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, हमारे आर्टिकल 3 में लिखी हुई हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्यों का नाम बदल सकती हैं, क्षेत्र घटा बढ़ा सकती हैं या नया राज्य भी बना सकती हैं। तो बहुत सारे राज्य नए नए बने, वो भी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से बने, किस टाइम पे कौन सा नया राज्य बना। और ये एग्जाम में आपके पूछता भी है कि ये राज्य किस टाइम पे बना था, जैसे 2002 में बना, 2000 में बना, ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। तो भाई जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे इंडिया में हलचल हो रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा जो स्टेट है उसको लैंग्वेज के आधार पर बनाओ। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी भाई कि लैंग्वेज के आधार पे बनाओगे तो मतलब कि समझ रहे हो ना, लैंग्वेज के आधार बनाना मतलब जो नदी है उसको किस तरीके से डिवाइड करोगे, पहाड़ को किस तरीके से डिवाइड करोगे, कहीं पे एजुकेशन कम है, कहीं पे ज़्यादा बोल सकते हो कि पहाड़ी इलाका है, कहीं पे ज़्यादा रेत है, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती। लेकिन स्टार्टिंग में ये हुआ था कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं, अब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर हमारे राज्य को बनाओ। ठीक है, तो जो नेहरू हैं, पटेल हैं और सीतारमैया हैं, ठीक है, JVP समिति इनको बोलते हैं, यानी कि जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पीते PV सीतारमैया, ठीक है, की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री राम लल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब भैया इनकी रिपोर्ट क्या थी, इनकी रिपोर्ट थी कि लैंग्वेज के आधार पर राज्य क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इनका ये रिपोर्ट थी। अब इनकी रिपोर्ट से ही जो तेलुगु भाषी के एक नेता थे राम लल्लू, उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि नहीं भैया हमारा जो राज्य है उसको भाषा यानी कि लैंग्वेज के आधार पे ही बनाओ। ठीक है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो 58 दिन इन्होंने अनशन किया। किसने किया? श्री राम लल्लू ने 58 दिन का अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भैया हो गया बवाल। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा बवाल ये बढ़ गया और लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि राज्यों का जो गठन है वो भाषाई आधार पर करना पड़ा। ठीक है,
तो अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं कैसे करना पड़ा। तो राम लल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। इतना बवाल बढ़ गया कि जो तेलुगु भाषाई लोग हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश की गठन की इन्होंने घोषणा कर दी। किसने कर दी भैया? जवाहरलाल नेहरू ने, और राम लल्लू की मृत्यु के बाद। तो 1 अक्टूबर 1953 को 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर से जस्ट एक दिन पहले। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल थी। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना, ये आपको याद रखने हैं। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। भाषाई राज्य मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था, ठीक है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो उसके लिए बहुत सारे कमीशंस बनाए गए थे। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो जब लैंग्वेज के आधार पे चीज़ें हो रही थी, तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया आगे चल के, मतलब थोड़े ही समय बाद, कि भाई लैंग्वेज आधार पे ही जितने भी स्टेट्स हैं उनको बनाया जाए। तो उसके लिए एक आयोग बना। ये कह सकते हो टेम्पोररी था, कुछ दिन बाद ये भंग भी हो गया था। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली कमीशन भी इसको बोलते हैं, फिर फजल अली आयोग भी इसको बोलते हैं। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष मतलब चेयरमैन होता है, सदस्य मतलब मेंबर होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और ये पहला वाला था। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किए गए, लेकिन एक 56 में भी पारित किया गया था और बहुत कम दिनों तक चला था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उसकी स्थापना जुलाई 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग किया गया था। अब देखो यहाँ पे विदेशी बस्तियों एवं उपनिवेशों का भारत में विरोध। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन बहुत सारी जो विदेशी जगह थी ना, मतलब विदेशी जगह आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। भाई स्पेलिंग पता नहीं क्या होगी ठीक है, विदेशी बस्तियाँ मतलब कहीं कहीं पे जो अभी भी जैसे पुर्तगीज़ वगैरह थे, उनका राज्य था, उनका राज था किसी किसी छोटे छोटे स्टेट्स जो गोवा वगैरह पे। ठीक है, तो भारत का ये कहना था कि भाई ये जो गोवा है और ये जो सारे के सारे छोटे छोटे स्टेट्स बच गए, अब हमारा तो इतना बड़ा देश हो चुका है, तो इनको क्यों ना भारत में शामिल कर लिया जाए, या तो फिर पावर से शामिल कर लिया जाए, या फिर मिलिट्री एक्शन करके इनको भारत में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स को इंडिया में मिलाया गया। जैसे देखो यहाँ पे नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियाँ पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल भारत को सौंप दी। तो जो फ्रांस की बस्ती थी, फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, तो उनकी जो छोटी छोटी बस्तियां थी जैसे पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल, इनको भारत को ईजिली इन्होंने सौंप दिया कि भैया अब तो हम जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर भी हो गई कि ठीक है आप भारत के साथ जाइए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का क्षेत्र का गठन किया गया और इसी संघ क्षेत्र के अंदर ये सारे के सारे आ गए। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूटी, जिसको यूनियन टेरिटरी भी हम लोग बोलते हैं। गोवा, दमन और दीव की मुक्ति, तो इन्हीं की मुक्ति कैसे हुई? तो अलग अलग मैं बोल रहा हूँ ना, 500 प्लस जो है ना वो छोटे छोटे तो राज्य थे, और इस तरीके से ये सारे के सारे भी छोटी छोटी जगहें थे जिन पर जो अंग्रेजों हैं या फिर बोल सकते हो पुर्तगीज़ वगैरह, इनका कब्जा हुआ करता था। तो इनको भी छुड़ाया गया अलग अलग तरीके से। लिबरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार भी कर लिया। तो पुर्तगीज छोड़ नहीं रहे थे, तो उनके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी और गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। कब? 18 दिसंबर 1961। तो 1961 अच्छे से याद करना, 1961 मतलब क्या होगा? पुर्तगीज 1961 मतलब। ओके, 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो किस संशोधन? 12वें संविधान संशोधन। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। वर्तमान संघीय संरचना, प्रेजेंट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो अपना जो अभी इंडिया है वो टोटल 28 राज्य और 8 संघ राज्य जो क्षेत्र हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी है उसमें बटा हुआ है, फिर बोल सकते हो कि उनको ऐड करके अपना इंडिया बना हुआ है। तो ये अभी का फिलहाल का जो संघीय संरचना अपने इंडिया की है। अब देखो हमने बताया कि भैया वो टेम्पोररी वाला राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, या फिर बोल सकते हो कि राज्यों का पुनर्गठन का वो टेम्पोररी था, और यहाँ पे परमानेंट चीज़ देखने को मिलती है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
ठीक है। तो पहले तो चल रहा था भाषा के आधार पे, लेकिन इसकी एक जांच समिति बनाई गई कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता ही है पहले, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर हो गए थे न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति इन्होंने किया। और उसमें ये मतलब कि डिस्कशन किया गया कि भैया जो भाषा का आधार है उसके आधार पे मतलब राज्यों का गठन करना सही है या नहीं है। ठीक है। तो इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, मतलब बोला कि ये सही नहीं है। और प्रशासनिक सुविधा यानी कि किस तरीके से प्रशासनिक सुविधा का मतलब कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, ये सारी चीज़ें जो जियोग्राफिकल बोल सकते हो उसके अकॉर्डिंग पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक है। और धर आयोग, तो वो जो आयोग बनी थी जिसने बताया कि भैया जो भाषाई आधार है वो ठीक नहीं है, तो उसको धर आयोग बोलते हैं, कि समीक्षा के हेतु समिति JVP कमेटी। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। और ये जो समिति है जिसको JVP समिति भी बोलते हैं, जवाहरलाल वल्लभ भाई पट्टाभी कमेटी भी इसको बोलते हैं, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया और बोला कि नहीं, इस आधार पर जो भाषा राज्य हैं उनका गठन नहीं होना चाहिए और नए राज्यों का फिर अलग तरीके से गठन हम लोग का स्टार्ट हुआ। ठीक है। किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। ठीक है। तो यही अभी तक चला आ रहा है। तो बहुत सारे उसके बाद फिर राज्यों का गठन हुआ अलग अलग समय में, जैसे कि जो आंध्र प्रदेश है उसका तो आपने पढ़ा कि भाई भाषाई आधार पे तो ऑलरेडी हो रखा था 1 अक्टूबर 1953 में। महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1 मई 1960 में, तो गुजरात और महाराष्ट्र का एक साथ हुआ। नागालैंड भैया 1 दिसंबर 1963 में, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, इसका गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972। तो यहाँ पे आपको एक एक साथ जो है उनको याद करें, से मेघालय मणिपुर 1972 है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश 71 है, त्रिपुरा 1972 है, तो त्रिपुरा मणिपुर मेघालय ये 3 एक साथ आप याद करना है। सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा जो है वो 30 मई 1987 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनका गठन किस टाइम पे हुआ तो वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे उत्तराखंड जो है ये 27वां राज्य था जिसका गठन हुआ यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 में, और झारखंड 28वां जो कि बिहार से शायद हुआ था 15 नवंबर 2000, और तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। तो ये सारे के सारे जो हैं इसका आप स्क्रीनशॉट रखो और ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी न किसी में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इनका गठन कुछ इस तरीके से हुआ। अब क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होता है आगे हम लोग देख लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका गठन तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है। और जो इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है भैया केंद्रीय कोई एक मंत्री होता है जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और ये गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति है, उसके द्वारा ये जो केंद्रीय मंत्री है यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है उसका गठन किया जाता है। तो ये चीज़ सिंपल है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। तो जिस भी राज्य की अगर आप बात करोगे तो उसके जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। यह केंद्र राज्य संबंधियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब देखो यहाँ पे जो क्षेत्रीय परिषद है इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है, यह केंद्र राज्य के जो संबंध होते हैं या फिर उनके बीच कोई अगर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, या फिर कलह बोल सकते हो, कलेश बोल सकते हो, अगर ये होता है तो ये जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए होता है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद अपने इंडिया में टोटल कितने हैं? 5 हैं। अलग अलग जो डायरेक्शन है उनके लिए अलग अलग 5 है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो किस एक्ट के द्वारा 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके तहत स्थापित किया गया था? अतः ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि इनको किसी रूल से तो बनाया गया है, इनको रूल से ही बनाया गया है, लेकिन इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे यूपीएससी वगैरह का संविधान में उल्लेख है ना कि यूपीएससी बनाया गया है, एक सेकेंड, यूपीएससी बनाया गया है, इसका संविधान में उल्लेख है। ठीक है। लोक
सेवा आयोग का, लेकिन इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है किसका, क्षेत्रीय परिषद का, लेकिन इसको रूल से बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी इसी यही होता है स्टेचुटरी बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद, अब जितने क्षेत्रीय परिषद हैं उनके बारे में लोग देख लेते हैं। तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग क्षेत्रीय परिषद हैं, अलग अलग स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, तो ये जो है ये सारे के सारे किस में आते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। अब यही जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी डेप्थ में है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखते जाना है। तो मध्य जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें मध्य प्रदेश तो आएगा ही, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में है। उसके बाद है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आ जाते हैं। ओके, उसके बाद है भाई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। तो जो डायरेक्शन में जो जो स्टेट्स हैं उनका वही नाम रख दिया गया, बिल्कुल सिंपल है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ थोड़े से आपको कन्फ्यूजन भी होंगे, जैसे उत्तराखंड है उसको मध्य में रख दिया गया जबकि वो पूरा का पूरा उत्तर में है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो वो आप दिमाग में बैठा लेना। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अगर आप बात करोगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में रखा गया है। क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी हैं। अब कहाँ कहाँ पे, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली में है, ठीक है, नॉर्थ वाला। जो सेंट्रल वाला है वो उसका इलाहाबाद में है, ठीक है, और जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसका कोलकाता में है, और पश्चिमी वाले का मुंबई में है, और दक्षिणी वाले का चेन्नई में है। तो सारी के सारे जो मेट्रोपोलियन सिटी हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ही इनका हेडक्वार्टर है लगभग। फिर उसके बाद लास्ट में बनता है पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC, और इसको 1972 के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब 1971 के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन 1972 में बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसी वजह से, क्योंकि इसको 1971 में बनाया जाता है, न कि 1953 के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। संसदीय अधिनियम मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम आदि सम्मिलित हैं। यानी कि टोटल जो 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो शामिल हैं पूर्वोत्तर परिषद में। और ये कब आया, 1972 अस्तित्व में आया, और 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला था वो कौन था, 1994 में सिक्किम लास्ट में ऐड हुआ था। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के, यानी कि इसका जो कार्य वो सेम है जो बाकी क्षेत्रीय परिषदों का है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और थोड़ा सा अलग में बस आप यही याद कर सकते हो भाई, इसको 1971 के थ्रू बनाया गया था, न कि 1953 के द्वारा। अब आता है भारतीय नागरिकता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो नागरिकता है वो लेने का तरीका क्या है, उसको छोड़ने का तरीका क्या है, 2 चीज़ें हैं। तो भाग जो 2 है उसके अंदर आर्टिकल 5 से 11 तक ना भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। किसमें, 5 से 11 तक, और भाग किसमें आएगा, भाग 2 में आएगा। इससे पहले हम लोग 5 से पहले का आर्टिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, कि भारत में भारत संघीय का राज्य होगा, ये सारी चीज़ें। भारतीय नागरिकता की प्रकृति क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं है, दोनों के लिए एक ही नागरिकता, यानी कि आप सेंट्रल में नागरिक हो भाई तो स्टेट में भी नागरिक हो गए, ऐसा है। नागरिकता प्राप्त करने का आधार, यानी कि क्या तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और इसमें संशोधन भी किया गया था। लेकिन जब 1955 का एक्ट आया था तो उसमें कुछ इस तरीके का प्रावधान था जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। जन्म से नागरिकता, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उससे पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। ये पहला कंडीशन है। राजनयिकों के जो बच्चे हैं या फिर विदेशियों के बच्चे हैं ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, इनके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, मतलब कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। यानी वही मैंने बोला ना कि भाई बाद में एक संशोधन किया गया, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देशीकरण या फिर नागरिकता, सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, तो ये जो वर्ड्स है ना बस इनको आपको याद रखना है।
पूछेगा कि इसके द्वारा हो सकता है कि नहीं, तो आपको टिक मारना यस या फिर नो। भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। अब इसमें चेंजेस भी होगा, लेकिन ये स्टार्टिंग का है, इनिशियल है, जिस टाइम पे नया वाला जो एक्ट है वो नहीं आया था 1992 वाला, उससे पहले की ये बात है। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या फिर भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया गया, मान लीजिए कि कल को जो बांग्लादेश है उसको भारत में शामिल कर लिया गया, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी भारत में, मतलब उनको भी भारत की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो आगे बन सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, तो उसके बाद एक 1986 में संशोधन आया था, 1992 वाला जो अलग है, यहाँ पे 1986 इसके बाद आया। तो 1986 में क्या हुआ था कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में थोड़े बहुत संशोधन किए गए, यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। अब क्या क्या चेंजेस किए गए कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है। वो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, मतलब जो व्यक्ति पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह कितना था, 6 माह था, आपने ऊपर देखा था ना, पहले 6 माह तक था, अब कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। देशीयकरण द्वारा नागरिकता की तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले कितना था, 5 वर्ष का था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लेना। अब भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। ठीक है। नागरिकता का परित्याग कर देने से कोई अपने नागरिकता बिल्कुल छोड़ देता है, भाई लेटर लिखता है और बोलता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहूँगा, तो वो ईजिली छोड़ सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लो, मान लो कि आपने यूएसए का नागरिकता स्वीकार कर लिया, तो ऑटोमेटिक जो इंडिया की नागरिकता है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पे गवर्नमेंट अगर आप चाहे तो वो आपकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्का सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं मौलिक अधिकार यानी कि इसका जो परिचय है वो हम लोग देख लेते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, जो अधिकार है उसकी अधिकतर बात कौन करता है, यूएसए करता है, तो इसको कहाँ से लिया गया, यूएसए। लेकिन कर्तव्य की बात कौन करता है, कर्तव्य की बात करता है यूएसएसआर बोल सकते हो, यानी कि अपना जो रसिया है। ठीक है। तो रसिया से लिया गया है कर्तव्य और अधिकार लिया गया यूएसए से, दोनों अपोजिट हैं, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो। अब देखो, जो हमारा मौलिक अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। अभी तक हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, भाग 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, नागरिकता के विषय में। अब हम लोग भाग 3 में पहुंच चुके हैं, नागरिकता को छोड़ के। और ये अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है ना, मतलब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो भी चीज़ें हैं भाग किसमें, 3 में, वो सारी की सारी किससे रिलेटेड है, हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, तो इनके बारे में लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो, संविधान के जो भाग 3 है ना, उसको भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब होता है ग्रेट चार्टर ऑफ राइट्स। ओके। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नोट, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, लेकिन इसका सबसे पहला प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। ये शब्द तो फ्रांसीसी है, लेकिन इसका यूज सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, और राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, 352
2 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, यानी कि उसको रोका जा सकता है या फिर उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो मतलब कि कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, जो कि आर्टिकल 352 में दिया हुआ है, तो आपातकाल जब लगेगा तो हर एक मौलिक अधिकार को जो गवर्नमेंट है यानी कि जो राष्ट्रपति है वो ख़त्म कर सकता है 2 अधिकार को छोड़कर। एक तो जीवन जीने का अधिकार और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, इनको छोड़ के बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 352 आर्टिकल जो कि राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। ओके, संशोधन मतलब अमेंडमेंट, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी और स्थगित मतलब सस्पेंशन। ठीक है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं और प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉइंट कि ये असीमित नहीं है, मतलब कि जो आपके मौलिक अधिकार है ना वो ऐसा नहीं है कि भैया आप कुछ भी बोलो वो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ एक रूल रेगुलेशन के अंदर ही रह के आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हो। वही लिखा हुआ है कि ये सीमित है, असीमित नहीं है, लेकिन यह वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब अगर आपके मौलिक जो अधिकार हैं उनका हनन होता है, यानी कि उसको लगता है कि मेरी जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी है उसको हमारे जो मौलिक अधिकार है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके किसी आदेश से या फिर उसके किसी रूल से, तो वो वाद योग्य होते हैं। मतलब उसको आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे थोड़ी सी देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय मतलब अपना जो हाई कोर्ट होता है स्टेट की उसमें जा सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जा सकता है। लेकिन जाने के लिए एक आर्टिकल भी है 226 यानी कि उच्चतम न्यायालय को दर्शाता है, और आर्टिकल जो 32 है वो उच्चतम न्यायालय को दर्शाता है। तो ये है किसके लिए, मौलिक अधिकार के लिए। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिकाधिकार लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के द्वारा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपको उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हो आर्टिकल 226 के द्वारा। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जा सके। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और पीड़ित मतलब एग्रीव्ड पर्सन। अब जो संपत्ति का अधिकार है यहाँ से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी थोड़े से बोर हो जाओगे, क्योंकि जो पॉलिटी है मतलब पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ी सी बोरिंग ही है। और देखो एक चीज़ है ना कि मैं चीज़ें डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा तो स्टोरी उतनी नहीं बताऊंगा ना आपको। अगर मैं स्टोरी ज़्यादा बताऊंगा तो यही जो क्लास है वो 30-35 क्लास बन जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो फैक्ट्स पे मेरा ज़्यादा फोकस है, स्टोरी थोड़ा थोड़ा आपको मैं रिलेट करते हुए चल रहा हूँ। तो क्लास को आप पूरा देखते जाओ, देखना आपका जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी, पूरी पूरी जो हिस्ट्री है या फिर मतलब पूरा जो जीके है ना वो कितना अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। और आगे थोड़ा सा मैंने और इसको नोट्स को बना रखा था, बट आपको मैं कल से संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें क्लास में हम लोग बताएंगे। और लगभग फिर से मैं बोल रहा हूँ लगभग 10 क्लासेस तक जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे ड्रॉप करो कि क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। ठीक है, और बाकी क्लास कैसी चल रही है, कैसी लग रही है, वो मुझे आप बताते जाओगे, थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा और अच्छा लगेगा यार। क्योंकि एक क्लास बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे तो लग जाते हैं, लगभग 1 से 2 घंटा मुझे PDF को क्रिएट करने में और सारी चीज़ें डाटा इकट्ठा करने में लग जाता है। और उसके बाद फिर उसको एनालिसिस करना और में 1 घंटे लग जाते हैं, और 1 घंटे तो क्लास कराने में लग जाते हैं, फिर अपलोड करना और थंबनेल बनाना, सारी चीज़ें। तो लगभग वही 3 से 4 घंटे ऑफिस के बाद मुझे इसमें देना पड़ता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सारे आपको नोट्स और PDFs और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं। ओके।